कहते हैं कि बेटियां हर घर की शान होती हैं। बेटियां हर घर की शान होती है। निश्चल है की मुस्कान होती हैं। इन्हें खोलने दीजिए अपने परों को, ये उन्मुक्त गगन की ऊंची उड़ान होती है। दोस्तों, आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि 24 जनवरी। और आपको हम बता दें कि ये हर साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, क्योंकि 24 जनवरी को इसका दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, और इसीलिए आज के दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे साथ भी है कोटा की एक ऐसी ही बेटी जिन्होंने कोटा का मान बढ़ाया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है हमारे खास मेहमान अंजलि बिरला, जो कि क्वालिफाइड है यूपीएससी एग्जाम। उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से, और हमारे सपोर्टेड तापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी की तरफ से, और हमारे एसोसिएट वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से। हम चाहेंगे जल्दी से हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा, फिर हम अंजलि जी को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे करेंगे दिल की बात, और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारियां की थी, हाँ उनकी एजुकेशन हुई थी, क्या टिप्स वो हमारे देना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोटा वैसे भी शैक्षिक नगरी के नाम से जाना जाता है। कोटा में हमारे देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर अपनी मंजिल को पाने के लिए आते हैं, अपने भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वो क्या टिप्स देना चाहेंगी आज के दिन, बालिका दिवस के दिन, वो हमारे जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको। लेकिन मैं चाहूंगी प्लीज आप उससे पहले आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फिर हम अंजलि जी को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे करेंगे दिल की बात, और जानेंगे उनसे बहुत सारी चीजें कि उन्होंने इसी फील्ड को क्यों चुना, क्यों उन्होंने यूपीएससी में ही जाना, उन्होंने उचित समझा कि मैं यूपीएससी में ही जाना चाहूंगी, वो डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहती हैं, ये भी उनसे बात करेंगे। और हम सभी जानते हैं इस चीज को कि अंजलि बिरला जी का अगर परिवार की हम बात करें तो उनके यहाँ पूरा राजनीति का माहौल है। उसके बाद भी उन्होंने यूपीएससी में ही जाना, इस चीज को उन्होंने चुना, ये भी हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम कृष्ण बिरला जी, क्योंकि जिन्होंने कोटा का नाम पूरे विश्व में उनकी वजह से आज जाना जाता है, कोटा को शैक्षिक काशी कहा जाता है। और आज अंजलि बिरला जी हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे किस तरीके से बच्चे तैयारी करके यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से अपना कैरियर इसमें वो बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम बात करेंगे, फिर दिल की बात आज होगी हमारी अंजलि बिरला के साथ। जल्दी से आप हमारे साथ आ जाइएगा। ये कहते हैं ना, वैसे भी बेटियों ने हमेशा ही अपने परिवार का नाम बढ़ाया है, देश का नाम बढ़ाया है, और आज एक ऐसी बेटी अंजलि बिरला हमारे साथ हैं। और कहते हैं वैसे भी कि बेटियां सिर्फ एक ही घर की रौनक नहीं होती, वो उनसे दो घर की रौनक होती है, वो चिराग है जिनसे दो घर रोशन होते हैं। तो ऐसे ही बेटी एक हमारे साथ है अंजलि बिरला। बस कुछ ही पल में हम उनको अपने साथ जोड़ें, लेकिन चाहूंगी प्लीज जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि फिर हम बात करेंगे ढेर सारी अंजलि बिरला जी के साथ। जल्दी से आ जाइएगा आप हमारे साथ। और हम आप सभी का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से हमारे सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, और हमें अपने सजेशंस भी देते हैं कि हम इसमें किस तरीके से अपना बदलाव कर सकते हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमें जब बताते हैं कि हमें ये चीज इस कार्यक्रम में और लेकर के आनी चाहिए, क्या बदलाव हम इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते अंजलि जी। हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल हमारे सपोर्टेड है दापिका पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, हमारे एसोसिएट है वॉइस ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं हमारे शो दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। सबसे पहले तो अंजलि जी, आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं कि थैंक आपने कोटा का नाम इतना बढ़ाया है। हम आपकी यूपीएससी एग्जाम की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी अंजलि बिरला के बारे में, क्योंकि एजुकेशन के बारे में, उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी, उनके बारे में थोड़ा। जी, मेरी एजुकेशन कोटा में ही हुई। मैंने अपनी जी। स्कूल सोफिया स्कूल से करी 12th क्लास तक। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी रामचस कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन करा। और 2018 में मैं ग्रेजुएट हुई, एंड फिर एक साल मैंने प्रिपेयर करा फॉर सिविल्स, एंड 2019 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एंड फिर 2020 में इंटरव्यू होकर और मैं उत्तीर्ण हो गई, क्लियर कर दिया। क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जब आपने पढ़ना शुरू किया था, तो क्या आपका बचपन से ये एम था कि मुझे यूपीएससी एग्जाम में क्वालिफाइड करना है या मुझे इस तरफ ही जाना है? जी नहीं, बचपन में तो हम बहुत यंग होते हैं टू डिसाइड एनीथिंग, बट हम्म, जब मैंने 10th क्लास में मुझे सोशल साइंस में काफ़ी ग्रिप रहा मेरा, तो मेरा हम्म, इंटरेस्ट था कि मैं सोशल साइंस पढूँ, सोशल इश्यूज़ पढूँ, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया अपने हायर सेकेंडरी में ही। एंड देन फिर मैंने आर्ट्स में, मुझे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बहुत रुचि आई, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करा। एंड देन फिर मुझे एक अंदर से रुझान आया कि मुझे इंडिया के इश्यूज, इंडिया के क्या सोशल इशू है, क्या इकोनॉमिक इश्यूज है, क्या हमारी जोग्राफी है, वर्ल्ड में हम किस तरह से इंटीग्रेटेड है, इन सब के बारे में पढ़ना और उनको समझने की मेरे अंदर से बहुत रुचि आई, जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी की स्ट्रीम चुनी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, हमें सब कुछ पता दे चलता है, एवरीथिंग अंडर द सन कहते हैं इसे। एंड तो ये रुचि रही मेरी इस स्ट्रीम में जाने के लिए। फिर जब मैंने और सर्विसेज के बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि कितनी सारी इफेक्टिव ऑफिसर बनके हम कितना कुछ चेंज कर सकते हैं, हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इन दोनों का मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्लस एक दिल में इच्छा कि मेरी खुद की एक पहचान हो, जो कि डिस्टिंक्ट हो, जो बिल्कुल। मेरी मेरिट पे हो, इन तीनों फैक्टर्स ने रोल प्ले करा फॉर मी टू चूज हम्म, सिविल सर्विसेज। बिल्कुल, आपने वास्तव में ये बात तो सही की कि हमारी खुद की भी पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा, एक चीज हमने, जैसे आपने कहा कि आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज किया था, तो क्या यूपीएससी जब एग्जाम हम लोग देते हैं तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है तो वो कुछ हेल्प करता है क्या इसमें? जी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल स्टडीज़ टू, जो पॉलिटी हम्म, सेक्शन, तो मैंने मैंने अपना ऑप्शनल भी हमें एक ऑप्शनल लेना होता है यूपीएससी में, जो कि आप सबके अलग-अलग सब्जेक्ट लोग लेते हैं। तो उसमें भी मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया था। तो वो जीएस 2 एक और पेपर है यूपीएससी में, जो पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस है, उसके साथ कुछ-कुछ हम्म, ओवरलैप करता है। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, तो उस तरह से वो हेल्प मिलती है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरे स्ट्रीम वाला बच्चा नहीं कर सकता। ये बहुत ओपन फील्ड है, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही पढ़ना पड़ेगा। एंड देन अगर आप उतनी ही जज़्बे के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको डेफ़िनिटली सक्सेस मिलती है। आपने बात की कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हम जानना चाहेंगे अंजलि बिरला बताएं कि उन्होंने जब इस चीज में एक एम बना लेकिन ये मुझे यूपीएससी सर्विसेज की तरफ ही जाना है, तो वो कितने घंटे इस चीज को देती थी, ताकि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको पता चले कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी, मैंने जब एम बना लिया था कि जून प्रीलिम्स मुझे देना है, तो मैंने 10 से 12 घंटे का अपना शेड्यूल ड्रॉ करा, पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हम्म, कोचिंग में जाते हैं, बट कोचिंग में हम डाइवर्टेड रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो सेल्फ पढ़ना, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने आप को खुद असेस करिए कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं। तो मैं अगर अपना टाइम 13 घंटे या 12 घंटे लेकर चलती थी, तो मुझे लगता था इफेक्टिव मेरे 10 घंटे ही हो पा रहे हैं। तो आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन। तो ये तो मेरा 12 घंटे पढ़ने का शेड्यूल था। एंड उस 1 साल तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपने दोस्तों से नहीं मिली, अपने घर-बार से नहीं मिली। बस मैं और मेरा कमरा और किताबें, और यही आपको चाहिए इस तरीके, किसी भी चीज़ में कुछ हासिल करने के लिए आपको डेडिकेशन तो लाना ही पड़ता है। तो पढ़ाई में भी डेडिकेशन चाहिए। बस पढ़ाई में लोगों का डेडिकेशन जल्दी इसलिए लूज़ हो जाता है, क्योंकि हम ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, और क्योंकि हमें थोड़ा मोनोटोनस लगने लग जाता है, बोरिंग लगने लग जाता है कि इट्स जस्ट वी एंड द बुक्स। बट अगर आप प्यार करें किसी चीज़ से, और प्यार करें अपनी बुक से, अपने एम से, अपने गोल से, तो वो मोनोटनी भी नहीं आती है फिर। बिल्कुल, एक जुनून तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने अंदर। जब जुनून आ जाता है तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अंजलि जी, एक चीज हम सभी जानते हैं कि अगर हम आपके परिवार की बात करते हैं तो पूरा माहौल आपके यहाँ राजनीति का माहौल है, लेकिन अंजलि ने राजनीति के माहौल को छोड़ करके यूपीएससी की तरफ अंजलि जाती है। जी। ये रुझान इसलिए रहा क्योंकि राजनीतिक परिवार है, तो हमेशा से देखा है कि पब्लिक सर्विस प्रायोरिटी रही है घर में सभी की, पापा की स्पेशली। तो वो चीज़ तो फ़ॉलो अप हुई है कि पब्लिक सर्विस करने का ये भी एक तरीका है, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पब्लिक सर्वेंट ही है।
एंड उनका नाम भी सिविल सर्वेंट ही है। सो ये भी एक तरीका है पब्लिक सर्विस करने का। और क्योंकि मेरा रुझान एक्चुअल इश्यूज जानने में बहुत था और पढ़ने में बहुत था, तो इसलिए मैंने एक करियर चूज करा, प्लस अपने खुद के पैरों पे खड़े होके नाम कमाने का। इसी कारण से मैंने सिविल्स चूज किया। बिल्कुल। आपके परिवार में पहले कोई इस यूपीएससी सर्विसेज की तरफ कोई गया या आप पहली बार आप ही हैं? जी, पहली मैं ही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब हम जानना चाहेंगे आपसे अंजलि जी कि जब आपने बात की थी कि आपने ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल आपने ड्रॉप किया था, राइट? उसके बाद आपने कोचिंग की थी। जब कोचिंग की बात आती है तो आपने कोचिंग कहाँ से की? मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग करी थी बाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, बट मुझे वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगी। तो मैंने जब 1 ईयर जो मैंने अपना सेल्फ प्रिपरेशन को दिया, उसमें मैंने कोचिंग नहीं करी थी एंड सेल्फ स्टडी करा था, बिकॉज आई फेल्ट कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्लियर द एग्जाम। मैंने ऑप्शनल के लिए शुभ्रा रंजन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, बट माइट एज वेल उनके नोट्स ले लीजिए, वो भी काफ़ी होते हैं। सो कोचिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो लोग डरते हैं कि कोचिंग ज़रूरी है, जिनकी आर्थिक स्थिति की वजह से या घर से मूव आउट नहीं कर पाते, तो ये एग्ज़ाम में कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कोचिंग तो काफ़ी मिसगाइड ही करती हैं। अगर आप इंटरनेट में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम जो लोगों ने क्लियर कर रखा है उन्होंने काफ़ी ब्लॉग लिखे हुए हैं, काफ़ी क्योरीज सॉल्व कर रखी हैं इंटरनेट पे, तो उन सबका उपयोग करिए, अपना खुद का एक चार्ट बनाइए, एक कोर्स बनाइए। एंड कोचिंग से घबराइए नहीं कि अगर कोचिंग नहीं ली तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो लेते हुए भी मैंने छोड़ दी कि उसका इफेक्टिव नहीं है। तो आप कोचिंग लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अगर खुद डेडिकेटेड हैं और खुद ने अपना शेड्यूल बना रखा है, तो इस कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती इसमें। बिल्कुल। नहीं तो जनरली कहा जाता है कि यूपीएससी में अगर आपको एग्जाम देना तो उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाकर के आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। जनरली यही थॉट्स दिमाग में रहते हैं लोग, लेकिन आप ये अच्छी चीज हमारे जो दर्शक हैं उनको आपने बताया कि कोचिंग जरूरी नहीं है, हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और आज के समय में तो हमारे पास नेट सबसे अच्छी चीज है, हम उससे बहुत कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीजों को हम पता लग सकता है इसमें। एक चीज और हम जानना चाहेंगे अंजलि जी, जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें प्री का जब एग्जाम्स दिया जाता है तो उसमें क्या पैटर्न रहता है, क्या सब्जेक्ट्स आपको चूज करने पड़ते हैं, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उसका थोड़ा सा आप बताएं। तो प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज एग्जाम का। एंड प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो 4 चॉइसेस आपको दी होती है हर क्वेश्चन में। एंड उसमें पेपर 1 आपका जीएस होता है, जनरल स्टडीज होता है, एंड पेपर 2 हम्म। आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें मैथ्स एंड इंग्लिश आती है। सो जो पेपर 1 होता है वो जीएस होता है, जनरल स्टडीज, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स कॉमन आते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको कोई ऑप्शनल चूज नहीं करना होता। सो सारा सबके लिए प्रीलिम्स एक समान होता है। एंड इनफैक्ट प्रीलिम्स सबसे हार्ड टू क्रैक होता जा रहा है आजकल, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 लाख पीपल प्रीलिम्स में सिट करते हैं, बैठते हैं एग्जाम देने के लिए एवरी ईयर, एंड ओनली 12,000 पास द एग्जाम। तो वो रेशियो अगर आप ड्रॉप देखिए तो बहुत ज्यादा है। एंड क्योंकि प्रीलिम्स जनरल स्टडीज है, मतलब सबके लिए सेम पेपर है, तो इसलिए सबको ही कोई अपना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपना स्ट्रेंथ प्ले कर सके वहां पे। एवरीबडी हैज टू गिव द सेम पेपर। सो दैट्स द पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स। बात आती है जैसे जनरल स्टडी की बात आती है, जनरली कहा जाता है कि आपकी जीके बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जीके के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे अपनी जो जीके किस तरीके से वो अपने अच्छी बना सकते हैं, क्या उनको पढ़ना चाहिए? क्योंकि जनरल जब हम बात करते हैं हम कहते हैं आप डेली अपना जो न्यूज़पेपर उसको आप पढ़िएगा ताकि आपकी जीके अच्छी हो जाएगी, न्यूज़ देखिएगा जीके अच्छी हो जाएगी। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं? जी, डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 साल ही है एग्जाम में, तब न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखने वेखने में इतना टाइम वेस्ट ना करके, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ्री उनकी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स मंथली बुकलेट्स आती हैं। तो उनको आप पढ़िए और उनको रिवाइज करिए, और कॉन्स्टेंटली आप रिवाइज करते रहिए ताकि आपके दिमाग में करंट अफेयर्स एकदम बैठ जाए बिफोर यू आर हम्म। गिविंग एग्जाम। बट इन केस अगर आपके पास आप 12th में हैं अभी और मुझे सुन रहे हैं, या फिर कॉलेज में हैं, एंड यू हैव इनफ टाइम से फॉर 3 to 4 years, देन जीके पे वर्क करना चाहिए आपको। यू शुड बी एज अ नॉर्मल एजुकेटेड सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो, हमें करंट अफेयर्स से थरू होना चाहिए। हमें न्यूज़पेपर तो हमें डेली रीडिंग की हैबिट बनाई लेनी चाहिए, सो दैट, और वो एग्जाम में भी हेल्प करता है, बट बियॉन्ड एग्जाम ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है।
बिल्कुल। अब जब प्री एग्जाम्स के बाद हम बात करते हैं मेन एग्जाम की, मेन एग्जाम में आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से बच्चे उसकी तैयारी करते हैं? मेन सब्जेक्टिव होता है। मेंस में 7 पेपर्स होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 जो सबके लिए कॉमन होते हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री एंड पॉलिटी आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आता है, ब्रॉड ब्रॉड बता रही हूँ मैं, एंड आर्ट एंड कल्चर। एंड जीएस 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है। जीएस 3 इकोनॉमिक्स होता है, एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया होता है। एंड जीएस 4 एथिक्स होता है। एंड देन आपका एक ऐसे का एग्जाम होता है जिसमें आपको 2 निबंध ऐसे लिखने होते हैं। एंड फिर 2 आपके ऑप्शनल होते हैं जो आप खुद चूज करते हैं। जैसे मेरी केस में मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज करा, एंड बाकी 2 लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो उसी सेम सब्जेक्ट का, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज करा, तो उसका पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। एंड देन 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिनके मार्क्स नहीं जुड़ते आपके मेरिट लिस्ट में, लेकिन वो दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं। तो अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो ही आपके रेस्ट ऑफ द पेपर्स चेक होते हैं। तो ये मेंस का पैटर्न रहता है। मेन सब्जेक्टिव रहता है, आपको उसमें राइटिंग स्पीड आपकी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट 20 to 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस इन 3 आवर्स अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपको एक आंसर राइटिंग की स्किल आनी चाहिए कि आप एक जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे फुली एड्रेस करें, उसके दोनों साइड्स बताएं, प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन एक मीडियम बैलेंस्ड आंसर पे आप मीडियम बैलेंस्ड अप्रोच पे आप उसे एंड करिए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं अंजलि से हम, ये कि अंजलि का टाइम पूरा, जब से हम बात कर रहे थे कि आप ग्रेजुएशन में थी, तब भी 10-12 घंटे आप अपनी पढ़ाई को देती थी। फिर आपने 1 साल ड्रॉप किया, तब भी 10-12 घंटे अपनी पढ़ाई को आपने दिए। अंजलि बिरला की हॉबीज क्या है? हॉबीज वो एग्जाम पीरियड में तो बहुत कम ही आप मेंटेन कर पाते हैं, आपकी कुछ भी हॉबी हम्म। हो ऑनेस्टली। बट रेस्ट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। और मुझे बुक रीडिंग का शौक है, बट वो क्योंकि एग्जाम रिलेटेड ही हो जाता था, तो मैं ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन तो हॉबी बुक रीडिंग नहीं करती थी। बट आफ्टर एग्जाम मैंने वापस से वो पिकअप कर लिया है, नॉवल रीडिंग, बुक रीडिंग। एंड लिखने का मुझे शौक है, तो क्या बात फ्री है। कभी मैं लिखती भी हूँ। और वैसे भी कहते हैं किताबों को अगर आप अपना दोस्त बना लेते हैं तो सबसे अच्छी बात कुछ भी नहीं है जिंदगी में, वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। आ, जी। एक बात और आती है अंजलि, हम ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, इसके बारे में आगे बात करें कि जो बच्चे हैं, थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं, जब वो यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना सोशल मीडिया वो भी उनके साथ चलता है। आज के बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा attract हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जब क्योंकि मैंने दो आपने कहा, हाँ, जी, जी जी, क्योंकि मैं आपने आपसे जब बात कर रही थी तो आपने बोला था कि आपने साल भर तक अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ आपका एक एम था, कि एक जुनून था कि मुझे यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है। लेकिन आज के बच्चे जब सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, हाइप है, फेसबुक है, इनकी तरफ ज्यादा है, आप उनको क्या कहते जी, सोशल मीडिया एज अ टूल इज देयर टू हेल्प अस, कि हेल्प अस कनेक्ट। एंड ताकि हम जब प्रोफेशनल लाइफ लिव कर रहे हैं, जब हम अपनी दूसरी लाइफ लिव कर रहे हैं, तो हमारा टच छूट जाता है लोगों से, अपने खुद के दोस्तों से, तो हम एक उनकी तरह उनकी लाइफ के साथ कैचअप कर पाए। सो उसका आइडिया वॉज गुड, बट क्योंकि वो हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है कि हम 2-2 मिनट में अपना फ़ोन चेक करने लग गए हैं, तो इसकी वजह से स्पेशली पढ़ाई जैसे टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड जब मैंने अपना गोल सेट करा था, एंड मैंने अपना प्रिपरेशन के लिए ईयर दिया, तब मैंने अपने आप को हर जगह से, मैंने अकाउंट्स अपने डिलीट कर दिए थे, डीएक्टिवेट कर दिए थे, सो दैट आई कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन ऑन स्टडिंग। बिकॉज स्टडिंग आप मतलब मे बी वाइल यू आर वर्किंग आपको इतना सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। बट पढ़ाई में आप घर पे बैठे हैं, आपके सामने बुक है, तो आप नेचुरली फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम पे अपने आप को संभालें, अपने आप को दृढ़ बनाएं, अपने आप को एक डेडिकेशन दें। और जो साल हम अपने ऊपर
बिताते हैं अपने आप को रिफाइन करने में, वो हमारे लिए बेस्ट साल हो जाते हैं। हमारी खुद की एक पर्सनालिटी उभर कर आती है। तो हम इसको ऐसा ना माने कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो बोरिंग काम कर रहे हैं। हम इसको अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपना एक विचार डेवलपमेंट, थॉट डेवलपमेंट, एक एजुकेटेड इंसान बनने के लिए जो हम समय दे रहे हैं, उसको अपने दिल से पूरा समय दें, अपने दिमाग से पूरा समय दें। दिल, दिमाग, हर चीज़ उसी चीज़ में लगाएँ जो आप कर रहे हैं। और एक ही हम्म। अटेम्प्ट दें आप, पर उसे फुल हार्टेडली दें। और फुल हार्टेड अटेम्प्ट अगर आप देने की ठान लेते हैं, तो सोशल मीडिया हम्म। डेफिनिटली फर्स्ट इंस्टेंट पे ही कट हो जाता है। हम्म। तो सोशल मीडिया से मैं तो ऑफ थी। मैंने अपना फ़ोन भी बहुत छोटा-सा ले रखा था, पुराना-सा, जिसमें से व्हाट्सएप चलता था, जिसमें भी सिर्फ़ कोचिंग के अगर इंस्टीट्यूट के आने हैं कोई मैसेजेस वगैरह तो वो आते थे। हम्म। तो इस तरीके से मैंने तो फुली ऑफ कर रखा था। एंड सिमिलरली अगर कोई भी बच्चा अपनी चॉइस से कोई एग्ज़ाम दे रहा है उसके, और वो सोच रहा है कि वो उस एग्ज़ाम से वो ग्रो करेगा एज़ एन इंडिविजुअल, हम्म। हम्म। सोशल मीडिया वगैरह ये छोटी चीजें हैं टू लीव। देयर आर सैक्रिफाइसेस जो हमें करने पड़ते हैं, बट माइट एज वेल डू, क्योंकि हमारा हायर एम है। बिल्कुल। और फिर कहते हैं ना, जब आप अपना जो मंजिल है, आपका एम है, अगर आपने वो अचीव कर लिया, उसके बाद हम सोशल मीडिया पे वापस जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई। बिल्कुल। अंजलि, एक बात और आती है कि हम जब मेन एग्जाम्स आने के बाद सबसे ज्यादा, जब मैंने इस बात करती हूँ बच्चों से, तो वो उनको सबसे ज्यादा डर लगता है इंटरव्यू का। कि वो कहते हैं इंटरव्यू में सवाल जो पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा हम लोगों को डरा देते हैं। हम लोग भी जब देखते हैं तो कई मॉक इंटरव्यूज हम लोगों ने भी देखे, तो उसमें भी हमें लगा कि कई सवाल इस तरीके के होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए बच्चे अपने आप को कैसे तैयार, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी फेस किया है, तो वो उस समय सबसे बड़ी चीज होती है, वो क्या काम करती सबसे बड़ी चीज़ इंटरव्यू में आपका टेस्ट करें वो लोग कॉन्फिडेंस। और है? ओके। किस तरीके से, अगर वो लोग अच्छे लोग होते हैं वो आपको ग्रिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप, बट वो आपको ये ज़रूर चेक करेंगे कि अगर आपको 3 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या आप घबरा रहे हैं, या आप किसी क्वेश्चन देखकर पैनिक हो रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटर्स बन रहे हैं तो आप रियल रियल लाइफ प्रॉब्लम से जूझेंगे। तो उनका पर्सनैलिटी टेस्ट, जो यूपीएससी ने नाम दे रखा है, वो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है। सो फॉर देम इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट कि क्या आप कितने अपने आप को काम रखते हैं, कंपोज्ड रखते हैं, उनके क्वेश्चन पूरे सुनते हैं, उतावले तो नहीं है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, या ज्यादा एकदम इंट्रोवर्ट टाइप के नहीं है कि आप अपने थॉट्स ही नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको चीजें लोगों को बतानी पड़ेगी, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। सो फॉर ऑल दैट रीजंस पर्सनैलिटी टेस्ट रखा गया है। एंड आपको टू प्रिपेयर फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, आपको जो भी टाइम मिलता है 2-2.5 महीने, वो आप अपने पर्सनालिटी को रिच करिए, अपने आप में, अपने आप के बारे में फुल रिसर्च करिए, आपके नाम से लेकर आपकी हॉबी से लेकर आप अपने थॉट्स कैसे रखते हैं, आसपास आपके क्या हो रहा है, उन सब के बारे में आप रिसर्च करके फुली कॉन्फिडेंट होके जाइए। बट फिर भी इतना पढ़ने के बाद, मतलब मैंने कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन प्रीएम्प्ट करे थे कि मेरे आसपास क्या बन सकते हैं, एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। बट फिर भी वो, क्योंकि इतना प्रेशर होता है तो आपको थोड़ा डर तो लगता ही है, एंड इट्स नेचुरल, वो स्वाभाविक है। लेकिन आप अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, एक प्लीजिंग अपनी पर्सनालिटी रखिए। एंड अगर आपके ऊपर कोई रैंडम क्वेश्चन भी आता है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है एट दैट मोमेंट, तो आप पोलाइटली उनको रिफ्यूज कर दीजिए, बट पैनिक नहीं होइए किसी भी मोमेंट ओके। पे। तो मतलब वो बेसिकली यही चेक करते हैं कि अगर कितनी भी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाएं, आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि जी। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आप जब अपने प्रशासनिक सर्विस में जाते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी चीज यही आ जाती है कि आप कैसे प्रशासन को संभालते हैं, क्योंकि हर तरह की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। और जी। अपने आप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। अपने आप पर रिसर्च करना सबसे ज्यादा जरूरी राइट। राइट। एंड इट है। इज और आप इंटरेस्टिंग प्रोसेस, उसमें डरना नहीं चाहिए हमें, हम अपने बारे में ही जान रहे हैं, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है वो। तो उसे एंजॉय करिए, एंटायर प्रिपरेशन को एंजॉय करिए। मैंने कई एस्पिरेंट्स देखे जो बहुत दुखी होके एग्जाम देते हैं, बट मैं बहुत खुश होके एग्जाम दिया, क्योंकि आप एक तो आपने चॉइस करी है कि ये हमारी चॉइस है इस एग्जाम को देना, तो आप ओन अप करिए उस चॉइस को। एंड देन लिविंग लाइफ को पोस्टपोन मत करिए कि हम ना बाद में खुश हो रहे हैं, लेकिन बस एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए। इन द प्रोसेस भी खुश रहिए आप, यू आर लर्निंग सो मच न्यू थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। एंड अगर आप खुश होकर एग्जाम देते हैं तो आधा एग्जाम का स्ट्रेस खत्म हो जाता है और आपको इजी लगता है वो प्रोसेस।
और सही बात है, जब स्ट्रेस में रहते हैं तो जो चीज हमें आती है वो चीज भी हमसे गलत हो जाती है। तो बेटर रहेगा कि हम लोग स्ट्रेस फ्री होकर कर कोई एग्जाम देंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता तो मिल ही जाएगी। और क्या ये जरूरी है कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग जो बच्चे देना चाहते हैं वो ड्रॉप करें, या ग्रेजुएशन के साथ भी एग्जाम दे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद एग्जाम दिया और क्लियर करा है। लेकिन मेरा मानना फिर भी ये रहेगा कि आप 1 साल ड्रॉप करिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा एग्जाम्पल वो लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया, प्रीलिम्स भी पास हो गया लेकिन मेंस में रह गए। एंड उसकी वजह से फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। तो वो एक साइकिल सी बन जाती है अटेम्प्ट देने देने की बार-बार, और कभी फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं हो पाती। तो आप 1 साल लीजिए अपना और फुल फ्लेजेड तैयारी के साथ जाइए, ताकि आपका जो फर्स्ट शॉट हो वो बेस्ट शॉट हो और आपका हाफ हार्टेड अटेम्प्ट ना हो। आपको ये ना लगे एग्जाम के बाद कि मेरी प्रिपरेशन में कमी रह गई। यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन बिफोर एक्चुअली एंटरिंग द एग्जाम एंड राइटिंग इट। बिल्कुल, ये बात आपने सही कि हम पूरी तरीके से तैयार होकर के जब मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता हम लोगों को मिल ही जाएगी। अंजलि, हमें पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ी हैं। आप जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको टिप्स क्या देना? मेरी उनके लिए ये टिप्स रहेगी कि आपका जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप फुल तैयारी के साथ दीजिए। आप कोर्स अच्छे से पढ़िए और पूरा कोर्स तैयार करिए, और अपने आप को खुश रखिए इन द एंटायर प्रोसेस। स्ट्रेस में मत लीजिए, ये आफ्टर ऑल एक एग्जाम ही है। नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, पर जो आपने नॉलेज गेन करी है इन द एंटायर प्रोसेस वो बहुत इनवैल्यूएबल असेट रह जाएगा आपके लिए। तो उस अपने नॉलेज गेन करने को अपना लक्ष्य बनाइए, एग्जाम क्लियर करके जॉब मिलने को नहीं। अगर आप नॉलेज गेन करने को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो फिर आपके दिमाग की दायरे और खुलेंगे, आपको और इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में, आपको अपने आप को डेवलप करने में इंटरेस्ट आएगा, और जो 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की वो इजिली आपसे क्रॉस होती जाएंगी और आप इंजॉय करेंगे पूरे प्रोसेस को। और आप स्ट्रेस में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बट स्टिल एग्जाम का टाइम थोड़ा स्ट्रेसफुल तो रहता है, लेकिन उसको भी अगर आप बीट करते जाएं ये सोच के कि नहीं हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो वो भी आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। अपने आप का कोर्स डिसाइड करो, अपने आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल है और इंटरनेट, एंड मेनी एस्पिरेंट्स लाइक मी माई सेल्फ वेरी अप्रोचेबल टू पीपल हु आर विलिंग टू आस्क। तो आप पूछिए, सबकी मदद लीजिए, पर अपनी कैप्टन के खुद शिप अपनी शिप के खुद कैप्टन बनिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और खुश होकर एग्जाम दीजिए। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा, खुश होकर के दीजिए, स्ट्रेस लीजिए लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस है। नहीं। क्योंकि स्ट्रेस होना भी जरूरी, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो जाएंगे अगर स्ट्रेस हमारे पास नहीं रहेगा। एक सवाल और मेरे मन में आया है यहाँ पर कि जब इस एग्जाम की मतलब हम बात करते हैं, 3 स्टेजेस रहती हैं, तो हर स्टेज के बीच में बच्चे को तैयारी करने के लिए कितना वक्त मिलेगा? अगर आप प्रीलिम से पहले, मतलब यू कैन गिव एनी प्रीलिम। प्रीलिम्स यूजुअली जून में होता है, तो जून आप 1 साल 1.5 साल पहले कभी भी तैयारी शुरू कर दीजिए उसके लिए। एंड देन मेंस आपका 2.5 मंथ्स में होता है आफ्टर प्रीलिम्स। एंड इन मेंस का रिजल्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में के बाद आता है। एंड उसके बाद इंटरव्यू डेट आपके रोल नंबर पे डिपेंड करती है। तो मुझे जैसे 2 महीने मिल गए थे फॉर्चुनेटली अपने इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए। कुछ लोगों को रिजल्ट मतलब बट एटलीस्ट 1 महीना तो मिलता ही है हर कैंडिडेट को। ये यूपीएससी 1 महीने बाद आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मतलब इतना टाइम तो हमें मिल जाता है कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर जी दूसरी जी। बात ये भी होती है अंजलि की, जब हमने अपना कहते हैं ना एक गोल डिसाइड कर ही लिया है तो पहले से भी थोड़ी सी तैयारी हमारी हो ही जाती है। एक चीज और जानना चाहूंगी मैं चलते चलते, कि जैसे ही पता लगा कि अंजलि बिरला ने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, जी। परिवार में क्या माहौल था? बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि सबने मुझे देखा था इतने टाइम से पढ़ते हुए एंड सब चीज़ों से कट ऑफ रहते हुए। तो सबको बहुत खुशी हुई कि मैंने क्वालिफाई कर दिया एग्ज़ाम। मम्मी को बहुत खुशी हुई, उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। पापा के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मेरी सिस्टर जिन्होंने मेरे साथ पूरे टाइम पढ़ाई करवाई मुझे, उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो सभी के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था, एंड उन सबको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, क्योंकि जब हम आपके परिवार की बात करते तो राजनीति का माहौल है, वहीं मदर आपकी डॉक्टर, आई थिंक, या और आप गायत्री। बिल्कुल जी,
और अंजलि बिरला बिल्कुल यूपीएससी एग्जाम की तरफ क्वालिफाई करके आगे देश की सेवा करने का उन्होंने ये तरीका अपनाया, क्योंकि देश की सेवा, आप अगर सिविल सर्विसेज में जाते तो भी आप देश की सेवा करते हैं। अब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगी, ट्रेनिंग के लिए कहते हैं कि बहुत टफ ट्रेनिंग है, बिल्कुल अंजलि बिरला फिट है ट्रेनिंग जाने के लिए। जी, एक्साइटेड हूँ बिल्कुल। एक्साइटेड है, बिल्कुल। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं अंजलि, के आप जल्दी से ट्रेनिंग अपनी पूरी करके आए। और हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरीके से कोटा का नाम इतना ज्यादा विश्व में जाना जा रहा है, अब भी कोटा की आज बालिका दिवस हम जब हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, और आज आप हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा की जो ये बेटी है, कोटा की ये बालिका है, इनकी वजह से भी हमारा कोटा का नाम पूरे देश में जाना जाएगा। हम यही हमारी शुभकामनाएं रहती है, यही हमारी ढेर सारी बधाइयां आपको हम लोग देते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े, इतना बिजी रहने के बाद भी आपने वक्त निकाला, इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। हमारे थैंक जो सपोर्टेड है दापिका नी पैशन प्रोफेसर अनिकाला, जो हमारे एसोसिएट है वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से, हम आपका थैंक यू करते हैं अंजलि। थैंक यू वेरी मच कि सो आज मच। आप हमारे साथ लगा। जुड़े। थैंक यू, थैंक थैंक यू अंजलि, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ अंजलि बिरला, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आप यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारियां कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का एक एम जरूर बनाइएगा, एम डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उसके साथ फिर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। यकीन मानिएगा, आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे। फिर कहते हैं ना कि सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है। मेरी निगाह तो आसमां पर है, तो मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता भी खुद बनाना है। तो आपको बहुत। रास्ता बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसके लिए रास्ता आपको तैयार करना है। मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। मेरे अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी प्रतिभा है, वो किसी को नहीं पता है। अपनी प्रतिभा को पहचानिए, काबिलियत को पहचानिए, और यकीन मानिएगा कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार ठान लीजिएगा। तो ये कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल वो ये जरूरत है कि पत्थर उछालने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर आप जिस मंजिल को चाहते हैं वो मंजिल आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू, गुड नाइट।